हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्टडी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो वेलकम अगेन माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग चैप्टर फर्स्ट की 5 वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। काफी अच्छे टॉपिक, काफी अच्छे लेवल पे हम लोगों ने पढ़े। आज ही आप लोगों के लिए 6th वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। तो ये रहा आज का स्टडी मटेरियल। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले बेटा वो पढ़ने वाले हैं आप लोगों का एरिया वेक्टर के बारे में, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, देन उसके बाद गॉस लॉ के बारे में। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों का गॉस लॉ है। बिकॉज गॉस लॉ ना सिर्फ 12th क्लास के हिसाब से, जब तक आप लोग फिजिक्स के साथ बने हुए हो ना, तब तक आप लोगों की ये लॉ हमेशा हेल्प करेगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है वो इसकी हेल्प से सॉल्व भी किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है आप लोगों का एरिया वेक्टर। अब आप बोलोगे, बोले सर एक चीज समझ में नहीं आई, आज दिन तक तो हम लोग एरिया को स्केलर क्वांटिटी पढ़ते थे, अचानक ये वेक्टर कैसे हो गया? जस्ट अ मिनट, बताता हूं। देखो बेटा, क्या होता है ना कि व्हेन अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद एनी फिजिकल क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड वेक्टर। इतना तो आपको पता ही है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हुई, अगर उसकी डायरेक्शन है, मतलब वहां पे डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग उसे वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। सिमिलरली व्हेन डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद एरिया, अब ऐसा कुछ हो जाए कि आपका एरिया में भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाए, ओके, देन इट बिकम्स एरिया वेक्टर। तब वो क्या हो जाता है, आप लोगों का एरिया वेक्टर बन जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये चीज आप जो कह रहे हो है ना, थोड़ा कम समझ में आ रही है, क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसकी हेल्प से आप हमें समझा सकते हो? बिल्कुल। तो चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एरिया आपका वेक्टर कब है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आप लोगों का कैमरा ले लूं ताकि आप लोग इसको और अच्छे से देख पाओ। आई होप अभी क्लियर है। तो देखिए बेटा, जैसे कि मान लो मेरे पास ना ये एक बुक है, ओके, देख पा रहे हो? अब ये बुक जो है बेटा, है ना, अच्छे से दिख रहा है कैमरे में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, अभी आप देख पा रहे हो, है ना। अब मेरे पास ये एक बुक है ना। अब इस बुक का ये जो फेस है ना, ये अपने आप में एक एरिया है। बोले यस सर, बिल्कुल है। अब इसका फेस आप कब देख पाओगे? जब, है ना, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीज समझ में आए। देखो क्या हो रहा है कि वो सामने जो है वो ट्यूबलाइट लग रही है ना। अब उस ट्यूबलाइट से जो रेज है वो निकल के इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही होगी, है ना, और रिफ्लेक्शन के कारण यही रेस आप लोगों की आइज तक पहुंच रही होगी। अब ऐसा मान लो ऐसा कि ये जो एरिया है ना बेटा, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो रिफ्लेक्शन के कारण रेस आप तक पहुंच रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। बात समझ में आई आपको? अब ये वाला एरिया आप कब देख पाओगे? जब मैं इस एरिया को फील्ड लाइन की डायरेक्शन में रखता हूं, है ना। फील्ड लाइन आप लोगों की कैसे है? ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया वेक्टर है, मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर आप लोगों की रिफ्लेक्शन की लाइट जो है, या फिर आप लोग बोल सकते हो जिसे अभी आप फील्ड लाइन बोलना चाहते हो, वो फील्ड लाइन क्या है बेटा, इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोले यस सर। अगर मैं इस फेस को हल्का सा ऐसे टर्न कर दूं, ऐसे टर्न कर दूं बेटा, तो अब आप बताओ, अब क्या आप उस फेस को देख पा रहे हो? बोले नहीं सर, नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे बेटा? क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है ना बच्चा, रिफ्लेक्शन है ना, वो जा रहा है आपका इधर की साइड, और आपका जो फेस है बेटा, है ना, वो आ रहा है इधर की साइड, है ना। तो क्या हो रहा है कि आप लोगों का रिफ्लेक्शन इधर, आप लोगों का फेस इधर, है ना। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि आप लोगों का जो रिफ्लेक्शन है वो ये है, और आप लोगों का जो बुक का फेस है वो कुछ ऐसे है। तो ये दोनों एक दूसरे के बेटा, एक दूसरे के बताओ परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। तो जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना, तो फिर आप लोग इस बुक का फेस नहीं देख पाओगे। क्लियर? और यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे क्या हुआ बेटा कि ये जो एरिया था, है ना, ये जो एरिया था, ये आपको दिखाने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना पड़ा, है ना, मतलब इसको डायरेक्शन देना पड़ा। तब मैं ऐसे बोलूंगा कि ये जो है ये अब आप लोगों का क्या हो चुका है, एरिया वेक्टर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पे, ठीक है। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे आप। अब देखो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बुक रख के दिखाया, अब बुक की ही तरह यहां पे ये जो शीट है बेटा, ये जो शीट है ये शीट रखी हुई है ना। अब जब ये बुक ऐसी थी, है ना, तो फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर थी, है ना। ये फेस, ये एरिया है, ये फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया समझ लो, है ना। और ये आप लोगों का फील्ड लाइन समझ लो जो ऐसे निकल रही है। तो क्या हो रहा था कि इसका फेस भी इधर, इसका फेस भी इधर, और इसके परपेंडिकुलर जो है ये फील्ड लाइंस निकल रही थी, है ना। तो उस केस में आप इसका मैक्सिमम फेस देख पा रहे थे। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लेट रखी हुई ना बेटा, ये जो प्लेट रखी हुई है, इससे ये सारी फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है? परपेंडिकुलर। कैसे निकल रही है बेटा? परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग कि यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकल रही है वो मैक्सिमम है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो मैक्सिमम है। पर क्या हो अगर उस प्लेट को, है ना, या फिर उस सरफेस को, उस एरिया को मैं थोड़ा सा एंगल पे चेंज कर दूं? तो देखो यहां पे ये मैंने इस एंगल पे चेंज कर दिया। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकल रही है वो थोड़ी कम हो गई है ना। वो क्या हो गई बेटा? थोड़ी सी कम हो गई है। अब यहां थोड़ा और आप परेशान हो सकते होंगे। कम होने का मतलब मेरा ऐसा है बच्चा कि यहां पे जब तक ये बुक का फेस, है ना, जब तक ये बुक का फेस, है ना, बिल्कुल, है ना, आपके सामने है ना, मतलब फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर है, तब तक आप इसे देख पा रहे हो। पर जैसे जैसे बेटा मैं क्या करूंगा कि इसका फेस टर्न करता जाऊंगा, इसका फेस टर्न करता जाऊंगा, है ना। तो अब आई होप कि आप लोगों को दिखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। क्यों बेटा? क्योंकि इसका फेस अब ऐसे है ना, ऊपर की साइड। कैसे बेटा? इसका फेस अब ऊपर की साइड है ना, और आप लोगों का जो फील्ड लाइन है वो कुछ ऐसे है। आई बात समझ में आपको? तो यहां पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल चेंज करने के कारण अब आप लोगों को इसका फेस थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर फील्ड, है ना, थोड़ा सा एंगल चेंज कर ले, है ना, अगर फील्ड थोड़ा सा एंगल चेंज कर ले, तो वहां पे आप लोगों की जो फील्ड लाइंस है उसके नंबर्स कम हो जाएंगे, है ना। मतलब नंबर्स कम होने से मतलब क्या हुआ कि इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, है ना, डोंट वरी। पर अभी आप सिर्फ इतना सा समझो, अगर हमने इसका एंगल चेंज किया तो यहां से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो कम हो जाएगी। अब क्या हो, अगर आप क्या करो कि इसे पूरा ही, ये जो शीट है ना, इसको पूरा ही ऐसे रख दो, है ना। देखो अब फील्ड लाइन तो आपकी इधर है ना, और इसका जो फेस है वो आप लोगों का ऐसे है। तो उस केस में क्या होगा? ओके, अब देखिए उस केस में क्या होगा। अब जैसे मान लो ये जो बुक है बेटा, है ना, पहले ऐसी थी तो पूरी दिख रही थी। अब मैंने क्या करा, ऐसे करते, है ना, इसका फेस कहाँ है बेटा? अब इसका फेस जो है ये इस वाली डायरेक्शन में, समझ में आया आपको? इसका फेस इस डायरेक्शन में, है ना। और जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है बेटा? वो इस डायरेक्शन में, है ना। मतलब फील्ड लाइंस जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में है ना। और जो बुक का फेस है बच्चा, जो बुक का फेस है ना, वो कैसा है बेटा? वो आप लोगों का इस डायरेक्शन में। तो देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए बेटा? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों का कैमरा जो है वो फिर से फुल स्क्रीन पे ले लूं तो आप लोग और अच्छे से समझ पाओ, है ना। देखो बच्चा, देखो फिर से, देखो एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि ये बुक है ना भैया, ये बुक है। अभी आप लोगों को क्या हो रहा है कि इसका फेस, है ना, इसका फेस, है ना, फील्ड लाइन, है ना, ये जो फील्ड लाइन है इसके फेस, ये एरिया है ना, इस एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन से, ये एरिया है ना, इस एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन से। आई बात समझ में? अब क्या हुआ बेटा? अब धीरे धीरे ये बुक को मैंने ऐसे कर दिया। कैसे कर दिया बेटा? ऐसे कर दिया, है ना, ऐसे कर दिया। अब क्या हुआ बच्चा? अब इसका जो फेस है बेटा, है ना, इसका जो फेस है वो देखो ऊपर की साइड गया कि नहीं गया? गया ना, बिल्कुल सही बात है, गया। लेकिन अभी भी फील्ड लाइंस जो है वो कैसे निकल रही है बेटा? वो आपकी तरफ निकल रही है, आपकी तरफ आ रही है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चा कि ये तो है फील्ड लाइंस, है ना, ये तो है फील्ड लाइंस, और ये है इस बुक का फेस, ये है इस बुक का फेस, है ना। तो देखिए अब क्या होगा बेटा? अब यहां से, है ना, यहां से क्या होगा कि आप लोग शायद देख पा रहे होंगे कि ये आपकी बुक का फेस हुआ, है ना, और ये आप लोगों की फील्ड लाइंस हुई। ये आप लोगों की बुक का फेस है, ये आप लोगों की फील्ड लाइंस है। अब अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं तो बेटा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? मतलब जब एरिया और फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, है ना, तब आप कहोगे कि वहां से जो फील्ड लाइंस गुजर रही है वो जीरो। और अगर आपकी फील्ड लाइंस जीरो गुजर रही है, मतलब आप लोगों की कोई फील्ड लाइंस वहां से पास नहीं हो पा रही है ना, या फिर मिनिमम पास हो रही है, तो उस
केस में आप लोगों का जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा फ्लक्स क्या होता है, पर आई होप आप लोगों को एरिया वेक्टर अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? अभी तक आप लोगों को समझ में आया है ना कि अगर आप लोगों का एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब आप लोगों का जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। अब आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दो बातें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेशली रिलेटेड टू एरिया वेक्टर, कि व्हाइल सॉल्विंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉब्लम, जब भी आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, एंगल थीटा इज ऑलवेज कंसीडर बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब इसका ऐसे कहने का है बेटा कि आप लोगों का जो थीटा होता है ना, थीटा ये जो एंगल है ना, जिस एंगल पे आप लोग इसे रख रहे थे, जैसे जैसे देखो ये यहाँ पे जो था है ना, यहाँ पे आप लोगों का थीटा एंगल था है ना, तो ये जो एंगल है ना बेटा, ये एंगल हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के ऊपर। ओके, ये कभी भी है ना, ये कभी भी आप लोगों का ये जो थीटा है बेटा कभी भी आप लोगों का डिपेंड नहीं करेगा है ना, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा है ना, आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के ऊपर जो है बेटा, या फिर एरिया के बीच में आप लोगों का कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। आई होप यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड। जैसे मान लो आप लोगों को कोई सरफेस है ना, अब ये सरफेस है, इसका फेस इधर हो गया है ना, तो जो आप लोगों का एरिया वेक्टर का है ना जो डायरेक्शन होता है बेटा वो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड हो गया, मतलब ये आप लोगों का सरफेस हो गया, ये आप लोगों का क्या हो गया? फील्ड लाइंस हो गया, और ये नॉर्मली इसके परपेंडिकुलर होता है ना, जैसे ये आप लोगों का फेस है, ये आप लोगों का फेस है इसका है ना, और इसके परपेंडिकुलर होगा। आई होप क्लियर है। चलिए अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्लक्स। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब मेनली ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है ना, सो द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज टू सम काइंड ऑफ फ्लो। एक्चुअल में जो आप लोगों का फ्लक्स है उसका मतलब होता है फ्लो। अब फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है, वाटर का फ्लो हो सकता है, एयर का फ्लो हो सकता है ना, जैसे आप लोगों ने एक वाटर टैप ओपन किया है ना, तो उससे जो पानी निकल रहा है ना, उससे जो पानी निकल रहा है वो एक फ्लो है ना। आप लोग कूलर के सामने बैठ गए, मस्त गर्मी के दिन चल रहे हैं, आप लोग कूलर के सामने बैठ गए और सारे जो ब्लेड्स थी है ना, मतलब आपने एयर को ऐसे एडजस्ट किया कि सीधी हवा आपके ऊपर आ रही है ना, तो ये क्या है बेटा? ये एयर का फ्लो है ना। उसी तरीके से आप लोगों ने पुराने जमाने में देखा होगा, आप लोगों ने पुराने जमाने में क्या देखा होगा बेटा कि जो भगवान रहते थे ना, भगवान है ना, स्पेशली हमारे ब्रह्मा जी, ठीक है, वो असुरों के बड़े फेवरेट हुआ करते थे। मतलब क्या होता था कि जब भी किसी असुर को कुछ मांगना रहता था वो नॉर्मली ब्रह्मा जी की तपस्या करता, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते और उसको आशीर्वाद देने आ जाते है ना। तो आप लोगों ने पुराने सीरियल्स में या धार्मिक सीरियल्स में देखा होगा कि जब वो उनको आशीर्वाद देते थे ना, तो ऐसा कुछ एनर्जी का ऐसा कुछ फ्लो निकलता था है ना। तो एक तरह से वो जो फ्लो है उसे भी आप लोग फ्लक्स बोल सकते हैं है ना। देखो मैंने ब्यूटीफुल ड्राइंग आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है मैं लेकर आया हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। ये देखो एक आशीर्वाद देता हुआ हाथ है बेटा है ना। अब इससे क्या हो रहा है? ये एनर्जी का फ्लो पास हो रहा है ये। तो ये जो फ्लो है बेटा है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक की तरफ है ना। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप बोलेंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना। तो देखो बहुत सिंपल है। क्या होता है बेटा कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भैया ये आप लोगों की सरफेस है ना। अब इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस निकल रही है, फील्ड लाइन कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर। तो जितने भी टोटल फील्ड लाइंस है ना बेटा, वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो ये एक सरफेस है ना, ये यहाँ पे देखो आप लोग, जस्ट अ मिनट, ये देखो बेटा ये आप लोगों को एक सरफेस दिख रही है ना। अब इस सरफेस से क्या हो रहा है? ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ये 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 निकल रही है ना। तो ये सारे जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये होता है आप लोगों का फाई। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा है ना। अब ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा है ना? ये आपका जो फ्लक्स है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करेगा आप लोगों का एरिया के ऊपर है ना। अब एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ
ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो बेटा यहाँ पे जो ये सरफेस है ना, ये फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, देखो ये फील्ड लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना। मतलब आप लोगों का जो फेस है ना, ये आप लोगों का फेस हो गया इसका, ये आप लोगों का फेस है और इस फेस से ऐसे परपेंडिकुलर ये सारी फील्ड लाइंस जा रही है ना। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही है उनके नंबर्स ज्यादा होंगे। बट अब आप जो है सेकंड में देखो यहाँ पे क्या किया हमने, जो ये आप लोगों को जो प्लेट था ना बेटा, ये जो प्लेट था है ना, इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे हम लोगों ने थोड़ा सा मोड़ दिया। मतलब फील्ड लाइंस तो अभी भी ऐसे ही जा रही है, पर इसका जो फेस है बेटा वो ऐसा हो गया, है ना। तो इस केस में कुछ फील्ड लाइंस जो है वो कम हो जाएगी सरफेस से। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों का जो फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है बेटा आप लोगों का एरिया के ऊपर, किसके ऊपर बच्चा, एक तो डिपेंड करता है आप लोगों का एरिया के ऊपर, है ना, और एक डिपेंड करता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। मान लो है ना, जितना भी आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर मैं उसको बढ़ा दूं तो आप लोगों की फील्ड जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बोले यस सर बढ़ जाएगी। तो उस केस में आप लोगों का फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे बेटा ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, क्या है बच्चा, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये आप लोगों की फील्ड लाइंस हो गई, है ना, और ये यहाँ पे आप लोगों का जो है इसका फील्ड का फेस हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप लोगों का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, थीटा। तो उस केस में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोगों को जब भी लेना है ना बेटा, तो ये जो फील्ड है बेटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही यूज करना है ना। तो यहाँ पे मान लो ये जो फील्ड है बेटा, ये आप लोगों को कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर आप इसको रिजॉल्व करोगे क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो देखो ये जो है बेटा, ये क्या हो गया बच्चा, इसको बोलोगे आप लोग ई साइन थीटा, है ना, और ये जो है बेटा इसको क्या बोलोगे, ई कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हुआ इसका, ई कॉस थीटा। तो उस केस में है ना, जब ये किसी एंगल पे है तो आप लोगों का जो फाई है बेटा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का ई, ओके, ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, वो आप लोगों का ई ए कॉस थीटा। और वैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी है ना, क्या पढ़ा है कि जब आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो उसके बीच में से हम लोग जब वेक्टर की फॉर्म में लिखा रहता है, ये आप लोगों का वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। जब ये वेक्टर से हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पे आप लोगों का क्या होता है बेटा, वहां पे आप लोगों का ये यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, है ना, वहां पे क्या होता है बेटा आप लोगों का ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या हो बच्चा, है ना, क्या हो अगर आप लोगों का जो फील्ड है ना, जो फील्ड है वो छोटा सा हो, है ना। अभी तो क्या पूरी शीट ले ली आप लोगों ने, लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे ये आप लोगों का शीट है बेटा, है ना, ये आप लोगों का एक सरफेस है ना। अब इस सरफेस, पूरे सरफेस की बात ना करते हुए मैं एक छोटे से, है ना, टुकड़े की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो जो स्मॉल, है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ सरफेस है उसके कारण जो मेरा ये कब है बेटा, ये आप लोगों का इन केस, है ना, इन केस ऑफ एंगल, है ना, जब आप लोगों का एंगल है तो उस केस में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो क्या होगा बेटा, आप लोगों का छोटा सा, आप लोगों ने एरिया लिया तो वो हो गया आप लोगों का कितना, छोटा एरिया लोगे तो अगर पूरा कंप्लीट एरिया आप लोगों का एस है तो जो छोटा एरिया बेटा वो ds होगा कि नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आप लोगों का, E हो जाएगा, और इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आप लोगों का d5। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब जब नॉर्मली आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का जो है ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो। ये देखो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद जो आप लोगों का d5 है वो तो हो जाएगा 5। और अगर ये क्लोज्ड सरफेस है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आप ये सब जो है रिंग बना देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का, क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आप लोगों का E डॉट ds। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके कुछ लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आप लोगों ने हेयर ब्रश देखे वो सर्कुलर वाले जिससे हम लोग जो है हेयर है ना बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा बेटा कि ये जो पूरा है ना, ये जो है ये आप लोगों का क्या हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया है ना। और ये जो इसके टीथ है ना, ये टीथ क्या हो गए, मान लो ये जो टीथ है इसकी फील्ड लाइंस हो गई बेटा, क्या हो गई इसकी फील्ड लाइंस हो गई ना। तो ये जितने भी टीथ है ना, टोटल नंबर ऑफ टीथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर सेकंड एग्जांपल के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल के बारे में अगर बात करें, देखो ये आप लोगों का शावर दिख रहा है, ये वाला शावर ले लो या फिर ये वाला शावर ले लो, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि शावर के अंदर छोटे छोटे से हॉल होते हैं, होने ना बेटा, छोटे छोटे से होल रहते हैं, उसके अंदर से पानी आता है ना। तो ये जो पानी आ रहा है ना बेटा, ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, ये क्या है आप लोगों का, ये मान लो आप लोगों का फील्ड लाइंस है। क्या है बेटा, आप लोगों का फील्ड लाइंस है। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जैसे देखो यहाँ पे ये सारी क्या है, ये जितना भी वाटर करंट है ना, इनको मान लो आप लोग की क्या है, ये आप लोगों का फील्ड लाइंस है ना। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या है, ये है बेटा गॉस लॉ, है ना। अब ये गॉस लॉ क्या बोलता है समझो। जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पे आप लोगों का कोई एक कंडक्टर है ना, और उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज रखा हुआ है। तो बताओ इस चार्ज के कारण है ना, इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, बोले सर बिल्कुल बनेगी, है ना। और जो फील्ड लाइंस रहेगी वो इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी, बोले सर बिल्कुल होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नेट फ्लक्स किसे कहेंगे, मतलब जो भी सरफेस से जितनी भी है ना, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही है, वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बाकी जो गॉस थे ना, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन हम लोगों को यहाँ पे दिया। उन्होंने क्या कहा बेटा कि भैया जैसे आप लोगों का कोई भी स्फीयर है या कोई भी कंडक्टर है ना, कोई भी कंडक्टर है, अब उसके अंदर जो प्रेजेंट चार्ज होता है ना, जैसे बेटा आप लोगों का इसके अंदर ये Q चार्ज प्रेजेंट है ना। तो क्या कहा गॉस ने कि किसी भी कंडक्टर का जो नेट है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, या फिर किसी भी स्फीयर का या फिर कोई भी आप लोगों का मेटल का जो बॉडी है ना, उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चा, वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें प्रेजेंट जो चार्ज है, उसमें प्रेजेंट जो चार्ज है उसका 1 है ना एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ऐसा किसने कहा था आप लोगों का, गॉस ने कहा था। आई होप ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया कोई भी आप लोगों का कंडक्टर हो गया, स्फीयर हो गया, है ना, मेटालिक बॉडी हो गया, तो उसके अंदर जो टोटल नेट फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स किसके बराबर होता है, वो फ्लक्स बराबर होता है उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज के 1 एप्सिलॉन है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेट चार्ज था वो आपका कितना था, Q, तो Q का है ना, Q का 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इसका नेट फ्लक्स होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे गॉस लॉ के प्रूफ की तरफ, है ना। तो इस गॉस लॉ को हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ओके देखिए मान लीजिए बेटा यहाँ पे, और हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग गॉस लो अप्लाई करो तो आपका जो सरफेस है ना, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। मतलब वो ऐसा वैसा सरफेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे से स्फीयर देख पा रहे होंगे। अब स्फीयर में क्या होता है ना बेटा, जहां से चार्ज रखा है वहां से हर पॉइंट पे इसका जो रेडियस है बच्चा, है ना, इसका जो रेडियस है वो सेम है, तो इसे आप सिमेट्रिक बोल सकते हो, है ना। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन लॉ की तरफ। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाओ, है ना बेटा। देखो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक पूरा स्फीयर है ना। अब इस स्फीयर पे यहाँ पे आप लोगों का एक चार्ज प्रेजेंट है, ये बेटा आप लोगों का एक चार्ज प्रेजेंट है, बोले यस सर बिल्कुल प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे इस पूरे स्फीयर में से हमने क्या किया बेटा, एक छोटा सा एरिया ले लिया, है ना, ये छोटा सा एरिया ले लिया। तो जब भी आप लोग छोटा सा एरिया लेते हो है ना, तो जैसे आप लोगों का यहाँ पे डेल ए है ना, तो आप इसे चाहो है ना, तो इसको आप नॉर्मली आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ है ना, तो उसे आप ds भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चा, इसे ds वेक्टर भी लिख सकते हो। और है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसके परपेंडिकुलर है। ये देखो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर है, तो जो आप लोगों का एरिया वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में, जो आप लोगों की फील्ड लाइंस है वो भी इस डायरेक्शन में।
इतना आपको समझ में आया? तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा एरिया था उसमें ये जो आप लोगों का छोटा सा एरिया है इसको मैंने ds बोला, क्योंकि आपकी बुक्स वगैरह में बहुत सी बार लिखा रहता है, तो इसको मैंने ds वेक्टर बोला। और ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, जिसको मैंने E वेक्टर बोला। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों को पता है बेटा कि हमारा जो फाई होता है ना, वो किसके बराबर होता है? अगर ये क्लोज सरफेस है तो आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन के साइन पे हम लोग ऐसा रिंग बना देते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या है आप लोगों का? ये है आप लोगों का E वेक्टर डॉट जो आप लोगों का यहाँ पे एरिया वेक्टर है ना, वो क्या है बेटा? ये है आप लोगों का ds। अब अगर आप थोड़ा सा 11th क्लास की तरफ चलो तो आप लोगों को पता है बेटा कि अगर, है ना, ये आप लोगों का कोई भी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो उसे आप सॉल्व करके ये हो जाएगा आप लोगों का क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि सरफेस आप लोगों का क्लोज्ड है तो ये हो जाएगा आप लोगों का ds cos थीटा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आप लोगों का एरिया वेक्टर है ना बेटा, एरिया वेक्टर है ना, उसका डायरेक्शन जो है वो भी इधर है ना, और आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन भी इधर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा बेटा वो आप लोगों का थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा सर। तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हो ये हो जाएगा आप लोगों का क्लोज इंटीग्रल E ds, है ना, cos 0। तो आप लोगों को पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली आप लोगों का यहाँ पे जो फाई है बेटा वो आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल, ये हो जाएगा आप लोगों का E ds। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना बच्चा, यहाँ पे ये हो रहा है कि आप लोगों का जो चार्ज है ना, वो Q है, तो इसके कारण एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का जनरेट हो रहा होगा, है ना। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण ये जो आप लोगों का फाई है, फाई इज इक्वल्स टू आप लोगों का E जो है बेटा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आप लोगों का क्लोज इंटीग्रल ds। अब यहाँ पे ये ds जो था ना, इस पूरी स्फीयर का, है ना, इस पूरी स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट था। अगर आपको इसका कंप्लीट, है ना, कंप्लीट सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा आप लोगों का, है ना, वो क्या हो जाएगा? अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या होगा? आप लोग उसका कंप्लीट सरफेस एरिया निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? अब आपका बॉडी कौन सा है यहाँ पे? स्फीयर। तो आप ही बताओ कि जो स्फीयर होता है बेटा, जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? सर उसका सरफेस एरिया होता है आप लोगों का 4 पाई r स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा, उसका क्या वैल्यू होता है? वो होता है आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा आप लोगों का नेट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये कितना है आप लोगों का? 4 पाई r स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर गया और 4 पाई से 4 पाई गया। तो फाइनली आप लोगों का जो फाई का वैल्यू आया वो कितना आया बेटा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज योर गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, है ना। यही था आप लोगों का गॉस थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हम लोग आज के हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अभी जो मैंने आप लोगों को गॉस का थ्योरम पढ़ाया उसकी हेल्प से, है ना, हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो मान लो बेटा यहाँ पे वही कहानी कि आप लोगों का एक स्फीयर है ना, जिसपे आप लोगों का कोई सोर्स चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है ना, और इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये देखो बेटा ये सरफेस पे, है ना, ये सरफेस लिया आप लोगों ने इतना सा, है ना, और यहाँ से, ओके, यहाँ से आप लोगों का एक छोटा सा फील्ड है ना, जिसका जो आप लोगों का एरिया वेक्टर है वो कितना है बेटा? ds। ओके, और ये टेस्ट चार्ज, ये Q नॉट टेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कितना होगा बेटा? वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो वो भी कितना होगा आप लोगों का? E वेक्टर होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को पता है कि फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक फॉर्मूला आपका ये होता है। ओके, एंड फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ये आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो कि जो आप लोगों का एरिया वेक्टर है ना बेटा, जो एरिया वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में, है ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो भी आप लोगों का इस डायरेक्शन में। कैमरा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं इधर लिखूं,
देखिए क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे आप लोगों का जो एरिया वेक्टर है ना, वो भी इस डायरेक्शन में है ना, और आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो भी इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, अगेन जीरो। अभी क्लियर, यस, अगेन जीरो। तो यहाँ पे आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर है, और थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा, जीरो। तो यहाँ पे जब आप थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वो आप लोगों को पता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, है ना। तो देखिए अभी आप लोगों का फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, ओके, और cos जीरो की वैल्यू कितना हो गया, cos जीरो की वैल्यू 1 हो गया। तो ये भी आप लोगों को एक फाई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल्स टू, अगेन आप लोगों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, उसको हटाओ, ये क्लोज इंटीग्रल लिखो और ये ds। अब आप लोगों को पता है क्लोज इंटीग्रल ds का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों का कंप्लीट स्फीयर है ना, मतलब वो जो छोटा सा पार्ट दिया था आपने स्फीयर का, उसको इंटीग्रेट कर दो तो आप लोगों का कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बेटा जो स्फीयर होता है बच्चा, जो स्फीयर होता है ना, उसका क्या एरिया होता है बच्चा, वो हो जाएगा आप लोगों का ई इंटू 4 पाई r²। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप लोग यहाँ पे ये जो आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे देख पाएंगे कि जो फाई होता है ना, उसकी वैल्यू आप लोगों का q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि आप लोगों को गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने प्रूव किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फाई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब मैं थोड़ा सा हमारा स्पेस रह जाए इस वजह से इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये आप लोगों को ज़्यादा पीछे ना जाना पड़े। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग जैसे इसकी वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का q एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू e इंटू 4 पाई r²। अब आप e को इधर रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का e इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट वाली स्लाइड में। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक तो आप लोगों का ये सोर्स चार्ज है बेटा, है ना, एक तो आप लोगों का ये सोर्स चार्ज है ना, और दूसरा आप लोगों का ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है ना। तो आप लोगों को पता है कि ये सोर्स चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा आप लोगों का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा आप लोगों का E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो यहाँ से ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो कि F इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका E इंटू क्यू नॉट, और अभी आप लोगों ने जो E का वैल्यू निकाला, पहले इक्वेशन फर्स्ट था, ये आप इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, है ना, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। तो अब आप ये E की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा F इज इक्वल्स टू, ये हो गया आप लोगों का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r²। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही आप लोगों का कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, जो कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट नहीं सेकंड वीडियो में पढ़ाया था। सो ये था हमारा लास्ट डेरिवेशन। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो कंप्लीट करवाने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियोस वगैरह बहुत अच्छे लग रहे होंगे। हाँ, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मतलब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी कुछ नए शेड्यूल के कारण आप लोगों का क्लास जो है वो थोड़ा 1 या 2 दिन आगे पीछे चल रहा है, बट आप लोग बिल्कुल बने रहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अगर आप लोगों का किसी भी टाइप का कोई भी क्यूरी है बेटा, आप लोग या तो ग्रुप में जो है कोऑर्डिनेटर दीदी है ना, आप उनको इन्फॉर्म कर दो, जो कोऑर्डिनेटर मैम है आप उनको इन्फॉर्म कर दो, या फिर आप लोग मेरे नंबर 7869145191 पे भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।